बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ शर्मा उसकी तरह आपके साथ मौजूद हूं। कल का दिन बड़ा लंबा था सबके लिए। एक बार कल जाकर के सबने रिजल्ट्स को थोड़ा बहुत देखा, एनालाइज किया, सुस्ताए, सोए, सुबह उठे, फिर अखबार पढ़े, फिर देखा होगा भाई क्या हुआ, कहाँ क्या कैसे कैसे बीजेपी का इतना नुकसान हुआ, कांग्रेस इतनी कैसे चढ़ गई, अखिलेश यादव ने क्या तीर चला दिया। अब दोस्तों जरा सी हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। यूपी के अंदर आप सोचिए, यूपी में भारतीय जनता पार्टी की 29 सीटें कम हो गई। मोटा मोटा आप 30 मान लीजिए, 30 सीट भारतीय जनता पार्टी की कम हो जाती हैं। उत्तर जो भारत है, जिसको आप हिंदी भाषी भारत हिस्सा कह सकते हैं, हिंदी बेल्ट आप जिसको कह सकते हैं, वहां पर 55 सीटें बीजेपी डाउन हो गई। 55 सीटें भाई, 55 सीटें आप उस एरिया में डाउन हो जाओगे जहां आप लगभग 90% पर बैठे हुए थे। तो ये तो होना ही था जो फिर हुआ। सवाल ये कि हुआ क्यों, आप 55 सीटें वहां हारे क्यों, और इसकी भरपाई आपको जहां करनी थी वहां कर नहीं पाए। महाराष्ट्र में और डाउन हो गए आप, कर्नाटक में चलिए आपने थोड़ा बहुत बचा लिया, वहां भी नुकसान ही हुआ, लेकिन तेलंगाना में आपने 4 सीट अपनी बढ़ा ली, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। दक्षिण में जहां लग रहा था कि बहुत सीटें आ जाएंगी, ऐसा हुआ नहीं। आंध्र प्रदेश में 3 सीट आ गई, केरल में 1 सीट आ गई, तमिलनाडु में कुछ बना नहीं, और इसके अलावा पूर्व में आप जाइए, उड़ीसा में आपको अच्छी कामयाबी मिल गई। लेकिन बंगाल से आपको उम्मीद थी कि हमारी सीटें बढ़ेंगी, उल्टा घट गई, आधी रह गई, जितनी थी 18 की 9 हो गई। तो नुकसान जितना होना था उससे ज्यादा हुआ। भरपाई करने वाले आप मोटे तौर पर समझिए तो केवल 2 राज्य रहे, उड़ीसा और थोड़ा बहुत तेलंगाना। लेकिन नुकसान था आपका इतना बड़ा 70 सीट का, 60-65 सीट का। भरपाई जो हुई है वो ही होगी 15 सीट की। तो इससे यही मोटा मोटा कैलकुलेशन है। लेकिन यूपी अगर फिर भी साथ दे देता भारतीय जनता पार्टी का, तो 300 ना से 272 तो बीजेपी खड़ी हो जाती, एक अपनी फुल मेजोरिटी की सरकार बन जाती। लेकिन सवाल यह कि यूपी में ऐसा क्या हो गया। बिहार में आप 40 में 30 जीत जाते हो, एमपी लगता है, बॉर्डर लगता है, एमपी में आप क्लीन स्वीप कर देते हो, 29 की 29। राजस्थान में भी आप चलिए, कांग्रेस पार्टी जीत गई, 9 सीट जीत गई, लेकिन फिर भी आपने राजस्थान के अंदर एक कड़े मुकाबले के अंदर अपनी सीटें जो हैं आधी बचा ली कम से कम। फिर ऐसा यूपी के अंदर क्या चल गया, इतनी नाराजगी किस बात की यूपी के वोटर की बीजेपी से थी। आज इसकी भी हम लोग बात करते हैं। कुछ टिकट खराब बटे, बीजेपी के अंदर कोई गुटबाजी हो गई, खेमेबाजी हो गई, ये कोई लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई थी क्या, कोई 2 बड़े नेताओं का ईगो टकरा रहा था क्या। अच्छा, ये सब अगर होता भी होगा तो पहले से चलता आ रहा होगा। और बीजेपी को जितना हम लोग जानते हैं, इतना तो मानती है ना कि चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने झगड़े भी, घर के झगड़े भी साइड में रख देते हैं कि पहले चुनाव जीत लो यार। इस चुनाव में क्यों नहीं कर पाए, या आपका फीडबैक मैकेनिज्म, जितनी बात होती है कि बीजेपी जैसा फीडबैक मैकेनिज्म किसी का नहीं है, वो पूरी तरीके से फेल हो गया इस बार की। ऊपर तक हवा ही नहीं पहुंची कि भी जमीन पर क्या चल रहा है, ये मानना थोड़ा सा मुश्किल है। चलिए इसकी हम लोग बात करेंगे। हर्षवर्धन जी, क्योंकि यूपी को सबसे करीब, क्योंकि यूपी के हैं इसलिए मैं कह रहा हूं, तो ये क्या समझ पाए आप, मोटी मोटी वजह हर्षवर्धन जी बताइए, यूपी में क्या बीजेपी के लिए क्या सबसे खराब बात रही। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये कि जब उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कभी भी बहुत बड़ी पार्टी नहीं रही, और जब रही तो अधिकतम मेरे ख्याल से 51 सीटें एक बार उसको मिली थी। उसके बाद वो हमेशा गिरती गई, डाउनफॉल हुआ, और उसके बाद तो 14 वर्ष का राज्य में भी उसका वनवास हुआ। 2013 में ये जो आज आप देख रहे हैं, ये सब कुछ अमित शाह का किया हुआ है, और अमित शाह ने सभी 80 की 80 सीटों पर प्रत्याशी चयन, जिसमें जाति सामाजिक समीकरण भी शामिल है, दूसरी पार्टी का कौन मजबूत प्रत्याशी है वो भी शामिल है, हर तरह के मैनेजमेंट शामिल है, और 14 से 19 में वही दोहराया गया। लेकिन इसमें कहीं कोई कहने की बात नहीं है कि अमित शाह की जिम्मेदारियां बढ़ी। पहले अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, फिर गृह मंत्री बने, फिर सहकारिता मंत्री का भी काम उनको मिला, और देश के दूसरे हिस्सों में भी अमित शाह एक तरह से कहेंगे उनको नई जो टेरिटरीज थी उस पर भी कब्जा करना था, वो बहुत साफ साफ होता हुआ दिखा। उत्तर प्रदेश में, जिसको हम कहते हैं ना कि कई बार आपको लगता है कोई एक बढ़िया एक मॉडल बता के चला गया, आप उसी मॉडल पर काम करते रहे, पता चला कि वो मॉडल पुराना हो गया है। सॉफ्टवेयर की भाषा में कहें तो वर्जन थोड़ा 2 साल पुराना था, उसी को आप चला रहे, कह रहे ये तो सबसे बेस्ट था, वो बता के जाया गया है। वही उत्तर प्रदेश में होता रहा। इस बार जिस तरह से प्रत्याशियों का चयन होना था, जो बदल होना था, वो नहीं हुआ। एक सीट का दुष्परिणाम दूसरी सीट को झेलना पड़ा। पता नहीं क्यों जो लोग राजनीति में किसी तरह से योग्य नहीं है, मतलब किसी एक का नाम अब नहीं लूंगा क्योंकि अब तो राजनाथ सिंह की सीट हो वो बहुत कम अंतर से जीते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट कम अंतर से जीते, अयोध्या हार गए, प्रयागराज हार गए, फूलपुर उसके बगल में बड़े कम से जीते, इलाहाबाद के बगल में प्रतापगढ़ हार गए, कौशाम्बी हार गए, जौनपुर हार गए, और आजमगढ़ वगैरह तो हारते ही हारते थे। इसका सीधा सा मतलब हुआ
कि आपका अपना चयन खराब रहा, उस चयन से जो गड़बड़ियां हो रही थी अगर किसी ने बताया नहीं तो उसने कहा कि अरे कैसी बात कर रहे हो, हम जीते नहीं थे 14-19 में, सुना ही नहीं गया। एक दूसरे बताया को जा रहा था कि गलत बिल्कुल हो रहा है। बताया जा रहा था, खूब बताया जा रहा था, और हम लोगों को भी ये लग रहा था, जैसे हम जैसे लोगों को भी ये लग रहा था कि अंत में राम मंदिर, और चूंकि हम थे भी वहां 4 दिन, तो हमको लगा ये राम मंदिर वाला जो है और नरेंद्र मोदी का ब्रांड इतना बड़ा है कि वो खींच कर लेकर चला अरे जाए। ओवर सिंप्लीफिकेशन नहीं है क्या, लोग गलत खड़े कर दिए थे भाई, कुछ नाराजगी है जब वहां पर मैं जमीन इस पे पर, वो दिखाई दे रही है। मैं इस पे बोलता हूं। मतलब मैं आपसे आप ही से पूछ रहा हूं पहले, जैसे कोई मैं उदाहरण के तौर पर- उम्मीदवार छोड़ दीजिए, कोई और नाराजगी नहीं थी क्या? नहीं, नाराजगी बिल्कुल थी, नाराजगी काम न होने की थी। ये सरकार जब चलती है तो इसमें थाने से लेकर, किसी विभाग से लेकर, ठेकेदारी से लेकर, सामान्य ट्रांसफर से लेकर, प्राथमिक शिक्षक का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह कोई अधिकारी तो करा लेगा, मंत्री के यहां लेकर जाएंगे तो कहेगा ना ना ना, भाजपा सरकार में नहीं हो सकता है। जिसको आप अपनी अच्छाइयों के तौर पर बताते हैं और भाजपा का कार्यकर्ता मान लेता है, फिर दूसरा वाला कैसे कर लेता है? दूसरे तंत्र से आया हुआ आदमी इसी तंत्र में वो ताकतवर है, वो सारे काम करा लेगा, और भारतीय जनता पार्टी संघ तंत्र से आया हुआ व्यक्ति वो कोई काम कहेंगे कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, तो दोनों नहीं चल सकता। तो वो नाराजगी एक हो सकती है। दूसरा, जब आप बार बार जाति जाति करते हैं तो जातियों में उपजाति, और एक दिन हम लोगों ने कहानी कुर्सी की में प्रोफेसर साहब ने उसको छेड़ा था, हम लोगों ने बड़े छोटे में चर्चा करके छोड़ दिया था, शायद हम लोगों के मन में था कि जाति जाति बहुत नहीं होनी चाहिए। जब आप बार बार जाति जाति करते हैं तो हर कोई कहता है कि जाति का ही दबाव बनाओ, जाति के लिहाज से सब करो। जो भारतीय जनता पार्टी हिंदू अम्ब्रेला के नीचे बहुत करती थी, कहां फंसी? जहां वो सबसे ज्यादा मजबूत दिख रही थी, उत्तर प्रदेश। जिन राज्यों में नहीं थी वहां वही 2014 और 19 वाला मॉडल फॉर्मूला काम किया और उसका असर होता हुआ दिखा। जहां वो सारी थे, जातियों को वहां जोड़ो, मुश्किल होती, सारी जातियों को जोड़ने का, बिल्कुल जोड़ने सारी वाला जातियों को फॉर्मूला। जोड़ा, नए लोगों को अभी- जोड़ना जिनको अभी प्रतिनिधित्व विजय नहीं ये था। कह रही थी कि कांग्रेस तो चाह ही रही थी कि आप जाति पर आओ, जाति की पिच पर आकर के लड़ो चुनाव, बीजेपी ने वही काम किया क्या? अरे ये तो करना ही पड़ता है ना सभी को। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं भाई, ये तो आप हमारी रियलिटी है, आप जाति पर जाते ही हो, आप टिकट डिस्ट्रीब्यूशन वैसा ही करते हो, वो गलत हो गया, वो अलग बात है। विजय, यूपी को लेकर क्या फीडबैक है? देखिए, यही एक तो जातीय जनगणना वाला, और सबसे ज्यादा सौरभ कांग्रेस को लगता है या इंडिया अलायंस को लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन वाला मुद्दा कहीं पर चला, वो उत्तर प्रदेश में चला, संविधान खतरे में है, ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटर्स के साथ स्ट्राइक किया। और इसके अलावा उन्हें लगता है रोजगार, चलो जाति की तो जो गोलबंदी उन्होंने की, या जिस तरह से अखिलेश यादव का पीडीए वहां पर काम किया, वोट बैंक भी एक दूसरे में ट्रांसफर हुआ, सपा का वोट बैंक, क्योंकि रायबरेली में बहुत घूमी थी, और राहुल गांधी का जो वोट बैंक ट्रांसफर, जो राहुल गांधी का मार्जिन बढ़ा है रायबरेली में, उसमें मैं कहूंगी कि सपा का बड़ा हाथ है, क्योंकि जिन जिन इलाकों में सपा के विधायक वहां पर हैं, असेंबली रायबरेली की अगर आप बात करें, जिन जिन सीटों पर वहां पर सपा का वर्चस्व है, वहां पर आप देखेंगे तो राहुल गांधी को अच्छी खासी लीड मिली। तो ये तमाम चीजें रही, और कांग्रेस शुरू से चाह रही थी जातीय जनगणना का जो मसला है, जो राहुल गांधी बहुत पहले से लोकसभा चुनाव के उठाना शुरू कर दिए, वो कोशिश ही थी कांग्रेस पार्टी की कि इस चुनाव को जातियों के पिच पर लाया जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को पता है, इंडिया ब्लॉक को भी पता है कि जो धर्म है वो बीजेपी का इनविंसिबल पिच है, उस पिच पे बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता। पिछले 10 साल में पूरी कोशिश कर ली, रफाल ले आए, अडानी अंबानी ले आए, फेयर एंड लवली ले आए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो अब ऑपोजिशन को ये लगा कि अब हम इसको लेकर के आते हैं उस पिच पर जहां पर बीजेपी कमजोर है, और वो पिच जातियों की पिच थी। इसलिए ओबीसी जनगणना की बात राहुल गांधी लगातार पूरे इलेक्शन में करते रहे। अखिलेश यादव ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की पहली अलायंस के बाद, तो उसमें पीडीए की बात की, तो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन वाला मुद्दा चला और जातीय जनगणना का मुद्दा, और साथ ही जो जातियों का जो जिस तरह से समीकरण अंक गणित जो है वो इंडिया अलायंस के फेवर में काम मैं किया। इस बात को नहीं गले के नीचे उतार पा रहा हूं कि जाति बीजेपी की कमजोर पिच है। भाई आप जातियां साधते रहे हो, आप भी यूपी का चुनाव 2 बार आप ऐसे नहीं जीत गए, यूपी में कुछ तो आप कर ही रहे थे। प्रोफेसर साहब से मेरा सवाल है। दूसरा, अब देखिए जिसका अनुमान चल जाता है ना, तो उसकी बात भी कर लेनी चाहिए। अब योगेंद्र यादव का आंकड़ा सटीक बैठ गया। योगेंद्र यादव की मुझे एक बात याद आ रही है, उन्होंने एक वीडियो में कही थी कि मैं गांव-गांव घूम रहा हूं यूपी में, छोटी छोटी जातियां बीजेपी से नाराज हैं। वो जातियां जो बीजेपी को वोट करती रही हैं पहले, वो कह रहा हम इस बार बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो ये मैं समझना चाह रहा हूं कि क्या नाराजगी हो गई भैया। देखिए योगेंद्र यादव, एक लाइन सर, इट इज नॉट अबाउट योगेंद्र यादव, सिर्फ एक लाइन, जातियां नाराज नहीं, आप मान रहे हो कि जातियों ने, कि लोगों ने जात पर वोट दिया और वो बीजेपी से नाराज। बिल्कुल, एक लाइन जोड़ दूं, जरूरी लाइन। भारतीय जनता पार्टी को 41% से ज्यादा मत उत्तर प्रदेश में मिले हैं। 9% डाउन है सर, 8% डाउन है। 49% थे, 41.37% है। निश्चित तौर पर कुछ कुछ जातियां, कुछ कुछ लोग नाराज हुए, और नाराजगी में मैं फिर कह रहा हूं
कि उसमें दोनों तरह का मिक्स है। जब ये कहते हैं कि छोटी जातियां ही पूरी तरह से नाराज हुई, तो वो बहुजन समाज पार्टी का वोट उनकी तरफ बढ़ गया, ये बड़ी वजह है। भाजपा का वोट उस तरह से नहीं खिसका नाराज जैसे क्यों खिसका है, हुआ। किस बात की नाराजगी थी? देखिए, अब बड़ा ये बहुत पेचीदा सवाल है। मुझे लगता है कि कई फैक्टर काम किए हैं। मैं यदि जाति का पिच, हम शुरू से ये बात कहते रहते, आपने कहा ना कि जाति का पिच कमजोर कहाँ से है। सोशल कोएलिशन एक बनाना एक और बात है, और जब जातीय विमर्श आपके विमर्श के केंद्र में आ जाए तो जातीय अस्मिता आकर के खड़ी हो जाती है। जब मुख्यमंत्री ये कहें कि मैं क्षत्रिय हूं और मुझे क्षत्रिय होने पर गर्व है, कोई दूसरा आकर मंत्री कहे कि मैं ब्राह्मण हूं और मुझे ब्राह्मण होने पर गर्व है, तीसरा आदमी आकर के कहे कि मैं वैश्य हूं और मुझे वैश्य होने पर गर्व है, चौथा आदमी कहे कि मैं भूमिहार हूं और भूमिहार होने पर मुझे गर्व है, पांचवा आदमी जिसे आप मौर्य समझते हैं वो क्यों नहीं कहेगा कि मुझे मौर्य होने पर गर्व है, एक कुर्मी क्यों नहीं कहेगा कि हम पटेल होने पर मुझे गर्व है। आपने जातीय अस्मिता को खत्म करने की बात की थी, आपने जातीय अस्मिता को आपने खड़ा होने दिया, आपने जातीय अस्मिता को नर्चर किया। ये बहुत बड़ी विडंबना थी। एक आदमी, मैं तो आप जरा एक सोचिए, मैं ये फिर बहुत बड़ा सवाल उठा रहा हूं और ये राजपूत समाज को बहुत बुरा लगेगा जब मैं कह रहा हूँगा कि राजपूत समाज का मुझे मेरे अस्मिता को सवाल उठा दिया। अरे जिस समय सरतन से जुदा होने के लिए नारे लगाया जा रहा था, तब तो कोई राजपूत समाज ने कोई वीरांगना या वीरवन आकर के नहीं कहा कि हाँ ये भारत के हिंदुत्व को चुनौती दे रहा है, हम अकेले लड़ने जाएंगे। नहीं, ब्राह्मण समाज ब्राह्मण सम्मेलन करता है, भूमिहार समाज भूमिहार महासम्मेलन करता है, दलित कोई यादव समाज महादलित। जब ये खड़ा हो जाएगा नैरेटिव, तो मैं एक दिन कहा था कि आने वाले दिन वो देखेंगे जब जातियां अपनी अपनी पार्टियां बनाएंगी इस देश में, और ये जातीय विखंडन होगा। आप सोचिए कि मल्लाह की एक पार्टी खड़ी हो जा रही है, एक पासी की पार्टी खड़ी हो जा रही है, एक कुशवाहा की पार्टी खड़ी हो जा रही है, एक पटेल की पार्टी खड़ी हो जा रही है। आप इसको क्या देख रहे हैं? ये भारत के लोकतंत्र को आने वाले दिनों में खत्म करके छोड़ देगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। मैं कह रहा हूं इन सारी जातियों के नेता बीजेपी के पास थे ना? बिल्कुल थे, सबके थे बिहार की तरीके से थे। आप वो सारे नेता फेल हो गए यूपी में ही अचानक आकर के? बिल्कुल उसके अपने कारण आपका वो सारा लाभार्थी वर्ग था वो सब फेल हो गया? नहीं, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, सारे कंप्लीटली तो होता नहीं है। जिसकी बात करते हैं शिफ्ट करने का, अब आप जरा एक बार देखिए, एक एक करके हम लेकर के हम चलें। कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा क्यों हार गए? क्योंकि राजपूतों ने पवन सिंह के लिए वहां वोट किया, और कुशवाहा को डर लगा कि कुशवाहा तो जा ही रहे, पवन सिंह कहीं जीत न जाए, इसलिए सारा कुशवाहा जो है वो एमएल को वोट कर दिया, एक बड़ा वर्ग एमएल को वोट कर दिया। पवन सिंह नहीं जीतना चाहिए, पवन सिंह के जो ये करने वाले राजपूत थे वो कुशवाहा नहीं जीतना चाहिए। आप जरा उत्तर प्रदेश में आइए, नीरज जीते कैसे? वो सीट क्या राजपूतों की सीट थी? आपको बलिया की सीट, राजपूतों की कोई सीट तो थी नहीं। पारिवारिक किसकी थी? चंद्रशेखर जी की आइडेंटिटी उससे जुड़ी हुई थी। अच्छा, चलिए, तो आपने उनके पुत्र को दे दिया। अब वहां पर आकर के ब्राह्मण सारा वोट जो है वो सनातन को जाकर के वो वोट कर दिया। तो ब्राह्मणों ने भी छोड़ दिया, और ब्राह्मण नहीं, दूसरी जगह ठाकुरों ने पंडित को निपटा दिया। दो लोग रह गए, उनकी बात ले लूं भाई। फिर वही मेरा मोटा सवाल है, यूपी का चुनाव जात पर चला गया पूरी तरीके से। जातियों में भाजपा के प्रति नाराजगी कोई नहीं थी, वरना 41-42% मत नहीं मिलता। फिर जिन जातियों को एक बड़े वर्ग को कहा गया, और वो बस एक ही वर्ग है अनुसूचित जाति में, जिसको ये समझ में आया कि हमारा संविधान आरक्षण खत्म हो। जाति नाराजगी नहीं थी, जाति नाराजगी तो टिकट लेने के लिए थी। हम गुस्सा दिखाएंगे, हमको टिकट मिल जाए, हम गुस्सा दिखाएंगे। दलित साथ नहीं आया, दलित का एक वर्ग साथ नहीं आया, और बाकी लोग खराब, बाकी लोग सब कहने के बावजूद आए और अपने उम्मीदवार को देख के वोट कर दिया। राहुल जी और सुनील जी, देखिए, मैं इससे थोड़ी सी इतर बात करूंगा तो थोड़ा सा समय चाहिए अपने को। सर वैसे तो बहुत समय नहीं है, लेकिन आप बोलिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं लगता जातियों को लेकर इतना कोई बीजेपी जो है उसके प्रति कोई नाराजगी थी। जो एक चीज जरूर दिखाई देती है, बीजेपी ने बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ा था समाजवादी पार्टी के। जैसे मैं नाम ले सकता हूं, मनोज पांडे को उन्होंने जो है अमेठी रायबरेली के लिए जोड़ा, उन्होंने जो है सपा के राकेश प्रताप सिंह को जोड़ा,
ठीक है, गौरीगंज सीट से। उसके बाद और बहुत सारे लोग हैं, जैसे रितेश पांडे को जोड़ा, मतलब अंबेडकर नगर और अयोध्या की सीट को लेकर उन्होंने अभय सिंह को जोड़ा। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनको उन्होंने अपने साथ जोड़ा और वो उस पर विश्वास किया कि ये सीटें जो हैं इनको जिता देंगे, या इन सीटों के जरिए, इन लोगों के जरिए ये सीटें जीती जा सकती जी। और ये फिनोमेना सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं है। अगर मैं पंजाब की बात करूं तो वहां पे 9-10 लोग ऐसे हैं जो कि दूसरी पार्टियों में आए थे और हार गए। अगर तेलंगाना की बात करूं तो 9-10 लोग ऐसे हैं जो दूसरी पार्टियों में आए थे, हार गए। अगर हम अगर ये भी बात करें कि बड़े बड़ी सीटों पर भी, जैसे उत्तर प्रदेश में जो मुंबई से एक उसको लेके जौनपुर जौनपुर आप हार गए। तो ये एक ट्रेंड आपको पूरे चुनाव में दिखाई देगा कि जिन जिन लोगों को आप बाहर से लेके आए हैं उसमें ज्यादातर लोग, मैं ये नहीं कह रहा सारे हारे, 80% हारे और ये बड़ी 80% चिंता है हार बीजेपी के भीतर। तो बाहर से आए लोगों को लेकर पार्टी में आपके खलबली मची नहीं, हुई नहीं, थी, उसको आप लोग ने एड्रेस 80% लोग सर जो ब्रेक बाहर लेना है। से आए समीर थे, जी, मैं वो ब्रेक हारे के थे। बाद आपसे शुरुआत करूंगा। और सर, उनको एक ब्रेक के लिए मुझे मजबूरी है यहाँ पर लोकसभा रुकना पड़ेगा। विधानसभा नहीं, विधान परिषद और मैं एक राज्यसभा में एग्जांपल उन्हीं को आपको प्रतिनिधित्व देता हूं। मिलता है। 6 विधायक जो कि आपको राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश में छोड़ के गए थे, उनका उपचुनाव था इस बार, जाटों का वहां पे नरेंद्र 4 हार मोदी ने गए। क्या बिगाड़ा था? जाटलैंड को नरेंद्र मोदी ने क्या बिगाड़ा था? फिर भी वहां पर भारतीय जनता पार्टी को हरा दे। पश्चिम में जातीय साफ हो गए, पूर्वांचल में साफ हो गए। जातीय अस्मिता अच्छा चलिए ठीक है, हमको कुछ उत्तर मिल रहे हैं कि यूपी के अंदर दिक्कत क्या हुई। आपका कैंडिडेट गलत खड़ा हो गया था, जात पर वोट चला गया पूरी तरीके से, उसने अपना उम्मीदवार देखा, आरक्षण वाली बात नीचे चली गई थी, तो उससे जो पिछड़ा वर्ग था, वो दलित वर्ग था, उसके अंदर कहीं ना कहीं दिक्कत हुई। मायावती का वोट बीजेपी को लग रहा था हमको मिलेगा, वो वोट जो है गठबंधन को चला गया दूसरी ओर, और मायावती को मुस्लिम वोट बिल्कुल नहीं मिला, मुस्लिम वोट इंटैक्ट रहा और उन्होंने दबाकर वोट किया बीजेपी के खिलाफ। नतीजा आपके सामने। आगे भी विश्लेषण हमारा जारी रहेगा चुनाव को लेकर के।